हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। लेट्स मेक मैथ इजी। दोस्तों, हम लोग ऐसे आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बायोलॉजी की एक प्रैक्टिस सेट बनाया है हमने विद एक्सप्लेनेशन। पूरे एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्ट को, उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है कौन सी होती है दोस्तों? यकृत, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर होगा आपका अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है यह हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आई है अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले कि अग्नाशय ग्रंथि जो है इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है इसे पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। नंबर 2 है, इससे अग्नाशय रस निकलता है। जो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है हमारी, इसे पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। और इससे कौन सा रस निकलता है? इससे अग्नाशय रस निकलता है। और इसमें 99.8% क्या होता है? जल होता है और बाकी लवण और एंजाइम होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कि जो अग्नाशय ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। और इसे पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह अग्नाशय ग्रंथि जो है इससे एक रस निकलता है जिसे कहते हैं अग्नाशयी रस। इस रस में 9.8% जल पाया जाता है और शेष भाग जो है लवण और एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और यह कैसा होता है? अग्नाशयी रस जो निकलता है ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। ठीक है, जो ये द्रव निकलता है अग्नाशयी रस ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। ठीक है, और बात आई है क्षार की। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? ये होता है लगभग 7.5 से 8.3 तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। क्या पूछा था हमसे कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि बताइए जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। तो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? पाचक ग्रंथि। ठीक है, और जो अग्नाशय ग्रंथि जो है इससे कौन सा रस निकलता है? इससे निकलता है अग्नाशयी रस। इसमें पाया जाता है 9.8% भाग जल और शेष भाग क्या पाया जाता है? लवण और एंजाइम। ठीक है दोस्तों, अब जो अग्नाशयी रस निकलता है ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना होता है अग्नाशयी रस का? ये होता है 7.5 से 8.3 तक। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जब बात आती है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये होगी अग्नाशय ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है पहले नंबर की? तो वो होती है हमारी यकृत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कालोमस और मिड ब्रेन। तो सही आंसर है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, अब सेरिब्रम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है ये क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। मेरु रज्जु कहते हैं दोस्तों रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, तो 3 पॉइंट अभी तक मिले हमें सेरिब्रम से। सेरिब्रम जो है हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क में बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। दूसरा, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तीसरा, यह मस्तिष्क के अन्य भाग जो होते हैं उनको मेरु रज्जु से जोड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सेरिब्रम का कार्य। तो सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। सेरिब्रम का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि मेंडुला ऑब्लोगेटा।
ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। कौन सा? हमारे मस्तिष्क में जो सबसे पिछला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है मेंडुला ऑब्लोगेटा का? इसका कार्य होता है उपापचयन, रक्तदाब, हृदय धड़कनों आदि का नियंत्रण करना। ठीक है। क्या क्या? उपापचयन, रक्तदाब, हृदय धड़कनों आदि का नियंत्रण करना, ये किसका कार्य होता है? मेंडुला ऑब्लोगेटा। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है। कौन? मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है। सेरिब्रम तैयार किया हमने। सेरिब्रम से रिलेटेड 4-5 पॉइंट बने थे, फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है। नंबर 1, सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क में बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है। यह सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है। और सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के जो अन्य भाग होते हैं उन्हें कहाँ जोड़ता है? उन्हें मेरु रज्जु से जोड़ता है। ठीक है। अब सेरिब्रम के साथ ही एक और प्रश्न ध्यान में रखना है मेंडुला ऑब्लोगेटा का, क्योंकि मेंडुला ऑब्लोगेटा जो है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। और मेंडुला ऑब्लोगेटा जो है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है उपापचयन, रक्तदाब और हृदय धड़कनों को नियंत्रण करना। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? क्या पूछा है हमसे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है दोस्तों यकृत में। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? यकृत में। अब बात आती है यकृत की, तो यकृत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबको पता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय कौन सी है? अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत क्या होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यहाँ किसका निर्माण होता है? यहाँ यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है। अगला पॉइंट है यकृत का वजन कितना होता है? जो यकृत जो है इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम। ठीक है। कितना वजन होता है यकृत का? 1.5 से 2 किलोग्राम। अगला पॉइंट, यकृत जो है ये प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या करता है यकृत? प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है उसे किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पर चलते हैं। और यकृत जो है, यकृत का एक और कार्य है, यकृत जो है ये मृत आरबीसी को नष्ट करता है। क्या करता है यकृत? मृत आरबीसी को नष्ट करता है। ठीक है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने एक बार फिर रिवाइज करेंगे उन्हें। सबसे पहले कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। दूसरा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरा, इसका औसत वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम। और तीसरा है यकृत जो है ये प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। और मृत आरबीसी जो हैं इसको कौन नष्ट करता है? इसको भी यकृत ही नष्ट करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पोलियो वैक्सीन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन जो है इसकी खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा, या इसे जॉन ई साल्क भी कहते हैं। पोलियो वैक्सीन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि पोलियो जो है ये किससे होने वाला रोग है? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो कवक, पोलियो जो है ये वायरस अर्थात विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क, यानी कि जॉन ई साल्क ने। ठीक है। और पोलियो किससे होने वाला रोग है? पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। अगला पॉइंट, यह तंत्र को प्रभावित करता है। कई बार पूछा जाता है कि पोलियो जो है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये तंत्र को प्रभावित करता है। और पोलियो किससे होने वाला रोग है? तो ये वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है। इसकी और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी? जोनास साल्क ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड जो है ये किसने दिया था? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वेंडल, न्यूटन। तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड जो है ये दिया था हमारे भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और इसके लिए इन्हें सन 1968 में चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। भारत की तरफ से सर्वप्रथम जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। कब? 1968 में। किसके लिए? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने दिया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
ये भी ध्यान में रखना है हमें कि किसके क्षेत्र में मिला है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में इसके लिए ना नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1968 में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति, ये लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दो नाम यानी कि द्विनाम पद्धति हुई किसने की थी? ऑप्शन आपके कार्ल लिनियस, विलियम हार्वे, ह्यूगो डी ब्रीज या इनमें से कोई नहीं। तो नामकरण की जो द्विनाम पद्धति जो है इसकी खोई की थी आपकी कार्लो लीनियस ने। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लीनियस ने। और विलियम हार्वी ने किसकी की थी? विलियम हार्वी ने की थी रक्त परिवहन तंत्र की। ठीक है, विलियम हार्वी ने किसकी की थी? रक्त परिवहन तंत्र की। और ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन सिद्धांत। जो उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आने चाहिए हमसे कि नामकरण की द्विनाम पद्धति की खोज किसने की? कार्ल लिनियस, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, और उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राइबोसोम जो है ये किसका केंद्र होता है? तो राइबोसोम जो है ये केंद्र होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण का। किसका केंद्र होता है राइबोसोम? राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कौन सी मिट्टी है जिसमें कोशिका जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये है चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो है इसमें कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 16 सितंबर, 13 अप्रैल। तो ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे जो हैं ये किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है परागण, वाष्पन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे जो हैं ये परागण द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, परागण द्वारा पौधे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।